एक बार की बात है, किसी गांव में पिंकी नाम की लड़की अपने मामा मामी के साथ रहती थी। पिंकी के मामा मामी की भी एक बेटी थी जिसका नाम आहाना था। आहाना और उसकी माँ बहुत ही ज्यादा दुष्ट थी। दोनों माँ बेटी मिलकर पिंकी से घर का सारा काम करवाती थी और बदले में उसकी खूब पिटाई करती थी। माँ, ये लड़की को ज्यादा ही सर चढ़ गई है, आपको इससे और काम लेना चाहिए। देखो तो हमारे घर का खाना खा खा कर कैसे मोटी हो गई है। हाँ बेटी, तू कह तो ठीक रही है। इतना कम काम करती है और घर में सबसे ज्यादा खाती है। लगता है मुझे इसको कोई और काम देना पड़ेगा। दोनों माँ बेटी पिंकी के पास जाती है और कहती है, सुन लड़की, तू पूरा दिन घर पर पड़ी रहती है, इसलिए मैं तुझे काम दे रही हूँ। अब से तू रोज पास वाले जंगल में जाएगी और ताजी ताजी लकड़ियाँ लेकर आएगी। लेकिन मामी जी, जंगल में तो बहुत खतरा होता है, वहाँ पर बहुत सारे जंगली जानवर होते हैं। नहीं नहीं मामी जी, मैं जंगल में लकड़ी लाने नहीं जाऊंगी। आप मुझे कोई और काम दे दीजिए, ये काम बहुत खतरे वाला है। अरे ओ महारानी, मैं तुझसे पूछ नहीं रही हूँ बल्कि तुझे आदेश दे रही हूँ, इसलिए जितना कह रही हूँ उतना कर, नहीं तो मार मार कर तेरा भरता बना दूंगी। अगले दिन से पिंकी रोज जंगल में जाती थी और लकड़ियाँ काट कर लाती थी और घर आने के बाद घर का सारा काम भी करती थी। वहीं दूसरी तरफ दूसरे राज्य में श्रद्धा नाम की रानी रहती थी। श्रद्धा रानी का एक बेटा भी था जिसका नाम अंकुश था। सुनिए, हमारे बेटे अंकुश के लिए एक सुंदर और सुशील राजकुमारी लेकर आना, जो हमारे बाद इस राज्य को बहुत अच्छे से चला सके। महारानी, आप बिल्कुल ठीक बोल रही हैं। मैं अपने पुत्र के लिए अच्छी बहू ढूंढूंगा। राजा अपने राज्य में वैसी लड़की ढूंढने चाहते हैं, लेकिन बदकिस्मती से राजा को कोई भी ऐसी लड़की नहीं मिलती। उसके बाद राजा रानी दोनों पहाड़ी के पीछे वाली रहने वाली एक जादूगरनी के पास जाते हैं। अरे महाराज और महारानी जी, आपने यहाँ आने की क्यों तकलीफ की? मुझे बुला लेते, मैं ही आ जाती। नहीं नहीं जादूगरनी, दरअसल हम यहाँ पर एक जरूरी काम से आए हैं, हमें तुम्हारी मदद चाहिए। बताइए महाराज। सुनो, हमें हमारे बेटे अंकुश के लिए एक सुंदर और सुशील राजकुमारी की तलाश है, लेकिन बहुत कोशिशों के बाद भी हमारे राज्य में हमें कोई ऐसी लड़की नहीं मिली जो हमारे ना रहने पर राज्य को अच्छे से चला सके। क्या तुम हमारे लिए एक लड़की की तलाश कर सकती हो? राजा के इतना कहने पर जादूगरनी अपनी जादुई छड़ी से वहाँ पर एक जादुई गाउन और 2 झुमके प्रकट कर देती है। महाराज, इस गाउन और झुमकों को नदी के किनारे रख दीजिए। जो भी लड़की सबसे पहले इसे उठाएगी और इन्हें पहनेगी, वही लड़की आपके राज्य की राजकुमारी बनेगी। जादूगरनी की ये बात सुनकर राजा रानी बहुत खुश हो जाते हैं और उस गाउन और झुमकों को नदी के किनारे रख देते हैं। सुनो सैनिक, तुम आज से इस नदी के किनारे पर खड़े होकर पता लगाओगे कि सबसे पहले इन दोनों चीजों को किस लड़की ने पहना है। जी महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। इतना कहकर राजा रानी महल चले जाते हैं। अगले दिन, अरे ओ मनहूस, यहाँ बैठकर आराम कैसे फरमा रही है? घर में इतना काम पड़ा है, वो काम क्या तेरी माँ करने आएगी? मामी जी, आप मेरी माँ को कुछ मत कहा करो। और रही बात काम की, तो मैंने सारा काम पूरा कर दिया है, अब कोई भी काम नहीं बचा। पानी कौन, तेरा बाप भरेगा? लेकिन मामी जी, पानी तो मैं सुबह ही लाई थी, इतनी जल्दी सारा पानी कौन पी गया? अच्छा, तो तू अब मेरी माँ से जवान लड़ाएगी? तुझे एक बार बोल दिया ना, पानी लेकर आ तो लेकर आ। बेचारी पिंकी मटका लेती है और नदी के किनारे पानी लेने पहुँच जाती है। अरे वाह, नदी का पानी कितना ठंडा है, मन तो कर रहा है थोड़ी देर नदी में नहा लूं। उसके बाद पिंकी उस नदी में नहाने लग जाती है। हे भगवान, मेरे पास अब तो कपड़े भी नहीं हैं और ये भी भीग गए। अगर मेरी मामी ने मुझे इस तरह देख लिया तो वो मुझे घर से बाहर निकाल देंगी। अब मैं क्या करूं? तभी उसको थोड़ी दूर पर वो जादुई गाउन और झुमके दिखते हैं। अरे वाह, ये गाउन और झुमके कितने सुंदर हैं, लगता है किसी राजकुमारी के हैं। इसके बाद पिंकी इधर उधर देखती है और काफी देर तक वहाँ पर झुमके और गाउन के मालिक का इंतजार करती रहती है, लेकिन उसको कोई भी नजर नहीं आता। मुझे तो लग रहा है किसी राजकुमारी ने इन दोनों चीजों को पुराना समझकर यहाँ पर फेंक दिया है। एक काम करती हूँ, इन दोनों को मैं ही पहन लेती हूँ।
उसके बाद पिंकी उन जादुई गाउन और झुमकों को पहन लेती है और पानी लेकर अपने घर की ओर जाने लगती है। अरे वो देखो, उस लड़की ने सबसे पहले वो जादुई गाउन और झुमके पहने हैं। उसके बाद सैनिक पिंकी का पीछा करते हैं और आखिरकार सैनिक पिंकी का पीछा करते करते उसके घर पहुंच जाते हैं। सभी सैनिकों में से एक सैनिक राजा जी के पास जाता है और राजा रानी को सारी बात बताता है। राजा और रानी सैनिक की बातें सुनकर बहुत खुश होती हैं। वहीं दूसरी तरफ, अरे ओ करमजली, ये गाउन और झुमके तेरे पास कहाँ से आए? मामी जी, मुझे ये गाउन और झुमके नदी के पास पड़े हुए मिले थे। वाओ माँ, कितनी सुंदर ड्रेस है इसकी। ये किसी राजकुमारी से कम नहीं लग रही है। मॉम, ये गाउन और झुमके मुझे चाहिए। आहाना, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? तुम्हारे पास तो पहले से ही इतने सुंदर सुंदर कपड़े हैं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। बकवास बंद कर, समझी? मैंने एक बार बोल दिया तो बोल दिया। नहीं नहीं, मैं नहीं दूंगी तुम्हें। उसके बाद पिंकी की मामी पिंकी को एक चाटा मारती है और उससे झुमके और गाउन छीन लेती है और अपनी बेटी को दे देती है। क्यों रे कलमोही, मेरी बेटी के सामने ऊंची आवाज में बात करेगी तू? तभी पीछे से राजा और रानी पिंकी के घर आ जाते हैं। सुनिए, आपकी बेटी हमारी होने वाली राजकुमारी है, क्योंकि आपकी बेटी हमारा गाउन और झुमके लेकर आई है। रानी जी, मुझे माफ कर दीजिए। दरअसल वो कलमोही उन दोनों चीजों को गलती से उठा कर ले आई। मैं उसे बोल ही रही थी कि उसे जहाँ से लाई है वहीं वापस रखा, लेकिन उसने मेरी एक नहीं सुनी। मैं आपका गाउन और झुमके वापस कर दूंगी। उसकी कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद रानी जादूगरनी की बताई हुई सारी बात बताती है। दरअसल मुझे तुम्हारी बेटी का हाथ अपने बेटे अंकुश के लिए चाहिए। क्या तुम अपनी बेटी की शादी मेरे बेटे से कराना चाहोगी? रानी की ये बात सुनकर पिंकी की मामी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। ओहो, मेरे तो भाग्य ही खुल गए, जो मेरी बेटी के लिए इतना अच्छा रिश्ता खुद चल कर आया है। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था। तो ठीक है, हम बारात लेकर यहीं आएंगे। और हाँ, अपनी बेटी को शादी वाले दिन मेरा दिया हुआ गाउन और वो झुमके पहना देना। वो सब सुनकर पिंकी की मामी बहुत ही खुश हो जाती है और शादी वाले दिन पिंकी की जगह आहाना को वो जादुई गाउन और झुमके पहना देती है। लेकिन तभी उसकी बेटी के शरीर में आग लग जाती है। बचाओ माँ, ये क्या हो रहा है? कोई बचाओ मुझे। तभी वहाँ पर पहाड़ी के पीछे रहने वाली जादूगरनी प्रकट हो जाती है। रानी जी, ये वो लड़की नहीं है, ये लड़की दूसरी है। सच सच बोल लड़की, असली लड़की कौन है? नहीं तो तू इसी तरह जलकर मर जाएगी। मुझे माफ कर दीजिए रानी जी, दरअसल वो मेरी बेटी नहीं, मेरी भांजी है। रुकिए, मैं उसको अभी लेकर आती हूँ। उसके बाद मामी आहाना से वो झुमके और गाउन लेती है और पिंकी को पहनाकर बाहर लाती है। उसके बाद पिंकी को राजकुमारी का ताज पहनाया जाता है। उसके बाद अंकुश और पिंकी की शादी हो जाती है। जब राजा रानी को पिंकी के ऊपर किए गए अत्याचार के बारे में पता चलता है तो वो दोनों पिंकी की चाची और आहाना को कारावास में डाल देते हैं। आहाना और उसकी माँ को अपने किए की सजा मिल जाती है और पिंकी को एक नई जिंदगी। मौसी, गलती से मेरे से आटा गिर गया। मैंने तुझे अपने घर में नुकसान करने के लिए नहीं रखा है। इतनी महंगाई में कोई ना कोई नुकसान करती ही रहती है। हे भगवान, पता नहीं कब इससे पीछा छूटेगा। मौसी, मुझे मम्मी की बहुत याद आ रही थी, इसलिए मेरा ध्यान काम पर नहीं था और आटा गिर गया। मुझे माफ कर दो, आगे से ये गलती नहीं होगी। उसके बाद रीवा फिर से अपने काम में लग जाती है। दूसरी तरफ मीनाक्षी की बेटी साइमा का जन्मदिन आने वाला था, इसलिए वो बहुत खुश थी। मम्मी, इस बार मेरे बर्थडे पर बहुत बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज करना। आखिर मेरे दोस्तों को भी तो पता चलना चाहिए मेरा बर्थडे कैसे मनाया जाता है। हाँ साइमा, वैसे भी ये तुम्हारा 18वां बर्थडे है, तो मैंने सोचा बड़ी पार्टी रखूंगी। आपको पता है, वो जो मेरी दोस्त पूर्वी है ना, वो अपने जन्मदिन पर फ्रूट केक लाकर बहुत इतरा रही थी। आप मेरे जन्मदिन पर इससे भी अच्छा केक लाना। अब मुझे पैसे दीजिए, मुझे शॉपिंग भी करनी है। ये ले मेरा ATM कार्ड और जी भरकर शॉपिंग कर। रीवा किचन में खाना बनाते बनाते दोनों माँ बेटी की बातें सुन रही थी। ये सब सुनकर रीवा उदास हो जाती है, क्योंकि साइमा के बर्थडे के 2 दिन बाद उसका बर्थडे भी था।
मौसी साइमा का बर्थडे कितने धूमधाम से मनाएगी। मेरा भी 18वां जन्मदिन ही है, लेकिन मेरा बर्थडे धूमधाम से तो छोड़ो, कोई हैप्पी बर्थडे भी नहीं बोलेगा। मम्मी मेरा बर्थडे बहुत धूमधाम से मनाती थी। मैं भी मौसी को बताकर आती हूँ कि मेरा बर्थडे भी रीवा के बर्थडे के 2 दिन बाद ही है। उसके बाद रीवा दोनों माँ बेटी के पास जाती है। मौसी, साइमा के बर्थडे के 2 दिन बाद मेरा भी बर्थडे है। मौसी, मैंने सुना है कि आप साइमा का बर्थडे बहुत धूमधाम से मनाओगी। क्या आप मेरे बर्थडे में सस्ता सा छोटा सा केक ले आओगी? अपनी बकवास बंद कर। तेरे लिए छोटा सा केक क्या, एक छोटी सी पेस्ट्री भी लेकर नहीं आऊंगी। चुपचाप से मेरी बेटी के बर्थडे की तैयारियां करना शुरू कर दे। मैं अपनी बेटी के बर्थडे में किसी भी चीज की कमी नहीं देखना चाहती हूँ। अगर तूने अपनी तरफ से कोई भी गलती की तो तेरी खाल उधेड़ लूंगी। अब मेरी शक्ल मत देख, जाकर काम कर। रीवा फिर से किचन में काम करने चली जाती है। 2 दिन बीत जाते हैं और साइमा का बर्थडे आ जाता है। रीवा साइमा को बर्थडे विश करने उसके कमरे में जाती है। हैप्पी बर्थडे साइमा। हाँ हाँ ठीक है, जा घर की सजावट कर दे, मेरे बहुत सारे दोस्त आने वाले हैं। रीवा घर की सफाई करने चली जाती है और उसके बाद घर भी अच्छे से सजा देती है। मीनाक्षी अपनी बेटी के लिए बहुत बड़ा स्वादिष्ट केक लेकर आती है। शाम को मेहमान पार्टी में शामिल होने के लिए आते हैं। साइमा अपना सुंदर सा गाउन पहनकर आती है। रीवा मेहमानों को जूस दे रही थी, लेकिन तभी गलती से रीवा के हाथों से जूस का गिलास साइमा की सहेली के कपड़ों पर गिर जाता है। साइमा के घर की नौकरानी तो किस तरीके से जूस दे रही है, मेरा इतना महंगा फ्रॉक खराब कर दिया। साइमा, ये तेरे घर की नौकरानी कितनी बेवकूफ है। ऐसी नौकरानी को तो तुरंत काम से निकाल देना चाहिए। मुझे क्या बोल रही है, इसने तेरी इतनी महंगी फ्रॉक खराब की है। लगा इसे जोर का तमाचा, आ जाएगी अकल ठिकाने। साइमा की सहेली रीवा को जोर का तमाचा लगा देती है। उसके बाद साइमा बोलती है, इसने जानबूझकर मेरी पार्टी खराब करने के लिए ये सब किया है। कितनी जलती है तू मेरे से, इतनी जलन लेकर कहाँ जाएगी। साइमा, आज अपने बर्थडे पर अपना मूड खराब मत कर, मैं इसे अभी घर से बाहर निकाल देती हूँ। नहीं मौसी, मुझे घर से बाहर मत निकालना, मैं कहाँ जाऊँगी। हाँ माँ, इसे घर से बाहर मत निकालो, वरना हमें नौकरानी ढूंढने में परेशानी होगी। इसकी सजा ये है कि 1 हफ्ते तक इसे खाना नहीं मिलेगा। जब पता चलेगा मेरी पार्टी खराब करने के बाद क्या होता है। नहीं साइमा, मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया है। भला मैं तुम्हारी बर्थडे पार्टी खराब करना क्यों चाहूँगी। चुप हो जा, जब तक बर्थडे पार्टी चल रही है तब तक घर से बाहर जा। रीवा रोते हुए घर से बाहर चली जाती है। जंगल के एक घने से पेड़ के नीचे बैठकर रीवा अपनी माँ को बहुत याद करती है। माँ, अच्छा होता उस दिन एक्सीडेंट में आपके साथ मैं भी हमेशा के लिए ये दुनिया छोड़कर चली जाती। आपने मुझे बचाने के चक्कर में खुद की जान दे दी, लेकिन आपके जाने के बाद कौन सा मैं यहाँ खुशी से रह रही हूँ। काश मैं भी मर जाती, फिर कितना अच्छा होता। मैं कैसे समझाऊं कि मैं साइमा का जन्मदिन खराब करना नहीं चाहती हूँ। जो हुआ गलती से हुआ। रीवा रो रही थी, तभी उसे एक आवाज आती है, मुझे बचाओ, मैं मर जाऊंगी, कोई मुझे बचाओ, कोई है यहाँ। रीवा आवाज का पीछा करते हुए वहाँ जाती है और देखती है कि एक डायन ने एक परी के दोनों हाथ रस्सी से बांध रखे हैं। यहाँ कोई नहीं आता है, अब तू अपनी बलि देने के लिए तैयार रह। आसपास का नजारा अच्छे से देख ले, क्योंकि अब तू कभी ये सब देख नहीं पाएगी। ये देखकर रीवा अपने मन में सोचती है, लगता है ये डायन परी को जान से मार देगी। मुझे परी की रक्षा करनी चाहिए। रीवा एक पत्थर उठाती है और डायन के सर पर मार देती है। डायन घायल होकर जमीन पर गिर जाती है। उसके बाद रीवा डंडा उठाती है और डायन की खूब पिटाई करती है। पिटाई के बाद रीवा डायन को पेड़ से बांध देती है। उसके बाद रीवा परी के हाथों से रस्सी खोल देती है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आज तुम समय से नहीं आती तो ये डायन मेरी बलि चढ़ा देती। ये डायन मुझे जान से मारकर विश्व की शक्तिशाली डायन बन जाती। शक्तिशाली डायन बनने के बाद ये सबसे पहले परीलोक पर हमला करती, लेकिन तुम्हारी वजह से सब ठीक हो गया। अच्छा ठीक है, अब आप परीलोक चली जाओ, मुझे भी घर जाना है। नहीं रुको, मुझे तुम्हारी एक मदद चाहिए। ठीक है, मैं आपकी मदद करूँगी। तुमने अभी तो इस डायन को घायल करके पेड़ से बांध दिया है, लेकिन जैसे ही ये रस्सी खोल लेगी ये हम दोनों को मार डालेगी। लेकिन परी, मैंने तो सुना था कि परियों के पास जादुई शक्तियाँ होती है।
हाँ, मेरे पास भी है, लेकिन इसने मेरे दोनों हाथ बांध के मेरी सारी शक्तियाँ ले ली और इसे जादुई सोने या चांदी के बड़े केक में से किसी एक घर में रख दिया। कल मेरा जन्मदिन है। अगर मैं अपने जन्मदिन से पहले इस जायन का खात्मा नहीं करूँगी तो मैं कभी परीलोक वापस नहीं जा पाऊंगी, क्योंकि रानी परी ने मुझे इस जायन का खात्मा करने के लिए भेजा है और उन्होंने मुझे बोला है कि अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो वो कभी मुझे परीलोक में नहीं आने देंगी। क्या तुम मेरी जादुई शक्तियाँ लाने में मदद करोगी? हाँ, मैं आपकी मदद जरूर करूँगी, लेकिन जादुई सोने और चांदी के बर्थडे केक का घर है कहाँ? यहाँ से थोड़ा आगे जाकर तुम्हें एक गुफा मिलेगी। उसी गुफा के पीछे डायन ने सोने और चांदी के बर्थडे का केक घर बना रखा है। रीवा सोने और चांदी के बर्थडे केक के घर को ढूंढने निकल पड़ती है। थोड़ी देर चलने के बाद उसे एक गुफा नजर आता है। लगता है ये वही गुफा है जिसके बारे में परी बता रही थी। इसी गुफा के पीछे की तरफ सोने और चांदी के बर्थडे केक का घर होगा। उसके बाद रीवा आगे बढ़ती है और उसे सोने और चांदी के बर्थडे केक का घर नजर आ जाता है। सोने और चांदी के बर्थडे केक के घर के पास बहुत सारे सोने के सिक्के और गहने रखे हुए थे। यहाँ तो बहुत सारे सोने के सिक्के और गहने हैं, लेकिन मैं यहाँ जो लेने आई हूँ वही लेकर जाऊंगी। तभी चांदी के बर्थडे केक का घर बोलती है, रीवा, डायन ने परी की जादुई शक्तियाँ यहीं रखी है, तुम मुझे अपने साथ लेकर चलो। रीवा चांदी के बर्थडे केक का घर अपने साथ लेकर चली जाती है। थोड़ी देर बाद रीवा चांदी का बर्थडे केक का घर लेकर परी के पास पहुंच जाती है। उसी वक्त परी चांदी के केक के घर के अंदर जाती है और उसके बाद उसकी सारी जादुई शक्तियाँ उसके पास वापस आ जाती है। तुम्हारा एक बार फिर से शुक्रिया। तुम्हारी वजह से मेरी जादुई शक्तियाँ वापस आ गई। अब मैं इस डायन का विश्व की सबसे शक्तिशाली डायन बनने का सपना चकनाचूर कर दूंगी। उसके बाद परी अपनी जादुई छड़ी घुमाती है और डायन का शरीर राख में बदल जाता है। रीवा, मैंने डायन का खात्मा हमेशा के लिए कर दिया है। अब ये चांदी का केक का घर तुम्हारा हुआ। ये जादुई है, इसलिए तुम इससे जो मांगोगी ये तुम्हें देगी। सच में परी, अब मुझे मौसी और साइमा का अत्याचार नहीं सहना पड़ेगा। मैं आज से ही चांदी के केक के घर के अंदर रहना शुरू कर दूंगी। कुछ देर तक परी और रीवा बातें करते हैं और उसके बाद परीलोक वापस चली जाती है। रीवा जादुई चांदी के केक के घर के अंदर रहना शुरू कर देती है। समय बीत रहा था और रीवा जादुई चांदी के केक के घर की मदद से बहुत अमीर हो जाती है। रीवा हर महीने बहुत सारे पैसे अनाथ आश्रम और वृद्ध आश्रम में दान करती थी। इस वजह से रीवा चारों तरफ लोकप्रिय हो जाती है। तभी एक दिन साइमा की वो सहेली जिसने रीवा को तमाचा मारा था, उसे उसकी मम्मी से रीवा के बारे में पता चलता है। वो उसी वक्त साइमा को फोन करती है। अरे साइमा, तेरी वो नौकरानी तो बहुत खुशहाल जिंदगी जी रही है। इतनी अमीर हो गई है कि बहुत सारे पैसे दान कर देती है। मुझे लगता है उसके अमीरी के सामने तो टिक भी नहीं पाएगी। इतना बोलकर रितिका फोन रख देती है। साइमा उसी वक्त अपनी माँ के पास जाती है। मम्मी, हम दोनों तो खुश हो रहे थे कि वो नौकरानी घर छोड़कर चली गई, लेकिन वो तो खुशी से अपनी जिंदगी जी रही है। फिर देर किस बात की, चल उसे फिर से सड़क पर लाकर अपनी नौकरानी बना देते हैं। दोनों माँ बेटी रीवा को खोजने निकलती है। दोनों को रीवा गरीबों में खाना बांटते हुए नजर आती है। उसके बाद दोनों रीवा का पीछा करते हैं और उसके जादुई चांदी के केक के घर तक पहुँच जाते हैं। ये घर तो बहुत अलग सा लग रहा है। मुझे लगता है इसी के वजह से ये इतनी अमीर हुई है। चल, हम रीवा को इस घर से धक्के मार कर निकाल देते हैं और हम इस घर में रहेंगे। दोनों माँ बेटी चांदी के केक के घर के अंदर जाने की कोशिश करती हैं, लेकिन दरवाजे पर ही उन्हें बिजली के झटके लगने लगते हैं। अरे मम्मी, ये तो बिजली के झटके देती है। चलो यहाँ से, वरना हम मर जाएंगे। तुम दोनों को क्या लगा मैं तुम्हें रीवा को नुकसान पहुँचाने दूंगी? दोनों यहाँ से भाग जाओ, वरना तुम्हारी जान ले लूंगी। ये आवाज सुनकर दोनों माँ बेटी और डर जाती हैं और वहाँ से हमेशा के लिए चली जाती है। यहाँ तक कि दोनों माँ बेटी वो गांव ही छोड़ देती है। इस तरह रीवा सुरक्षित और खुशहाल जीवन जीने लगती है।